नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे विधानसभा में हंगामे को लेकर। बता दें कि विधानसभा में धान घोटाले का मुद्दा संग्राम में बदल गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने धान घोटाले की चर्चा में हिस्सा लेते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। जब सरकार ने कांग्रेस राज में ऐसे कई बड़े घोटाले का राग छिड़ा तो कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री के इस आरोप पर पलटवार कर दिया कि धान घोटाले की सीबीआई जांच की घोषणा करके आप कलेश ही काट दो। इस पर सीएम ने जवाब दिया, सरकार धान घोटाले में लगातार कार्रवाई कर रही है, अफसरों और कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है। तो इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से धान घोटाले को लेकर सदन में संग्राम छिड़ गया। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तारुफ कराते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। इस बार तो विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को सदन में कार्यवाही के 6वें दिन धान घोटाला बड़ा इश्यू बन गया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल से प्रदेश में धान खरीद में घोटाला हो रहा है। क्या सरकार इसकी सीबीआई जांच नहीं करवाएगी? किसान नेता भी लगातार धान घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, इसलिए धान की खरीद, रख रखाव और गड़बड़ियों की सीबीआई जांच अब जरूरी हो गई है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने तो कहा, सीबीआई जांच करवा लो, आज कलेश काट दो। गौरतलब है कि कांग्रेस धान पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आई थी। पुलिस विभाग द्वारा उक्त मामलों में जो भी व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इसके साथ साथ राज्य में खाद्य विभाग, खरीद संस्था तथा मार्केट बोर्ड द्वारा 75 अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू की जा चुकी है। सदन में धान घोटाले के विपक्ष के आरोपों पर जवाब देने के लिए खुद सीएम नायब सिंह सैनी आगे आए। उनका कहना था कि सरकार कार्रवाई कर रही है। अब तक इस मामले में 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 28 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। 75 के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब बकायदा पोर्टल पर मंडी में कितना धान आया, कितना बिका, कितना मिलर्स को गया, हर स्तर पर जांच होती है जनाब। मैं बता रहा हूं, मैं तथ्य से बताऊंगा, मैं तथ्य से बताऊंगा, मैं तथ्य से बता रहा हूं। नहीं, एक मिनट, दादा बैठिए, दादा बैठिए। 2021-22 फिर बताना मेरे को, उसके बाद बताना भी क्या हुआ क्या नहीं। देखिए, खामियां हुई होंगी, कार्रवाई हुई है, परंतु मैं बता रहा हूं, घोटाला नहीं आप कह सकते। स्पीकर सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये है कि ये बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के राज में ये हुआ, पहले तो उन सारा की जांच दे दो और फिर इसकी भी जांच सीबीआई ने दे दो। ठीक है, दो, ठीक है। बार बार आज ही सारा क्लेश काट दो, जितने इनके घोटाले हैं उनकी जांच भी सीबीआई ने दो और इसकी भी सीबीआई ने दो। सीएम और बस बीच में और ना बोले, जवाब भटक जाएगा, लंबा हो जाएगा। गौरतलब है कि सदन में शुक्रवार को धान घोटाले पर ही ज्यादा संग्राम हुआ। कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि घोटाले तो होते रहेंगे जब तक मंडियों में उत्तर प्रदेश और बिहार के धान का गेट पास बनता रहेगा और बॉर्डर क्रॉस होते रहेंगे। वहीं इनेलो के आदित्य देवीलाल ने तो यहां तक कह दिया कि हर साल प्रदेश में 19,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। तो कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा बोल पड़े, सरकार अब भी मामले की सीबीआई जांच नहीं करवाएगी। बात तो सही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देवेंद्र आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि सदन चल रहा है, सदन में कार्रवाई, और इस बीच जो हंगामा है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और आज जो मुद्दा रहा, जो विधानसभा में गूंजा है, वो धान घोटाला रहा है, जिस पर विपक्ष ने काफी संग्राम किया। देखिए जया, धान घोटाला पुराना आरोप है, पुराना इस तरह की चीजें बहुत सालों से सुना रहे। पीछे जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चड़ूनी, अभी जो ये धान घोटाला इस सीजन का था पीछे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये कहा था कि विपक्ष कह रहा था घोटाला हुआ है, लेकिन गुरनाम चड़ूनी ने ये कहा था कि 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 5,000 करोड़। और आज सदन में इनेलो के जो विधायक है आदित्य देवीलाल, उन्होंने आज सदन में ये कहा है कि हर साल 19,000 करोड़ का धान घोटाला होता है हर साल। अब मैकेनिज्म क्या है, किस आधार पर ये कहा जा रहा है, बहुत गंभीर बात है। और आज धान घोटाले को लेकर फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गया। जब राजेश नागर ने, जो खाद्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया है, उसके तहत धान खरीदा जाता है, ट्रांसपेरेंसी है, तब अशोक अरोड़ा और बीबी बत्रा जो कांग्रेस के विधायक है, अशोक अरोड़ा तो पूर्व मंत्री है, स्पीकर भी रह चुके हैं, अब कांग्रेस में है तो विधायक हैं, उनका यह कहना था कि आप हर बार कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, ऐसा क्यों है? आरोप चलिए कांग्रेस को मान लो सही है, लेकिन आरोप तो आपकी सरकार पर लगातार लग रहे हैं। आपकी ऐसा क्यों नहीं करते कि सीबीआई जांच दे दो, कलेश काट दो? हरियाणा में एक देसी भाषा में कहते हैं कलेश काटो, मतलब चिक चिक खत्म हो। तो आज अशोक अरोड़ा ने यह कहा है कि कांग्रेस राज के जो घोटाले थे और इस सरकार ने जो धान घोटाले के आरोप लग रहे हैं, आप सबकी सीबीआई जांच कराओ। बीबी बत्रा भी इस पर काफी नजर आया क्रामक। तो कुल मिला के आदित्य सुरजेवाला जो कैथल से विधायक है, यंग है, उनका ये कहना है कि धान घोटाला तो कोई सरकार होता रहेगा। वजह क्या है? यहां जो धान खरीदी जाती है वो राइस मिलर को दी जाती है, उसकी राइस चावल निकालने के लिए सरकार को वापस करना होता है वो धान, जो फिर डिपुओं पर गरीब लोगों में बांटा जाता है, सरकार के स्टोरेज होता है। होता क्या है, जो लगातार आरोप लगता है, जय आपको बता दूं, दर्शकों को वैसे पता होगा, जो धान अच्छी क्वालिटी का यहां मंडियों से सरकार खरीदती है, मिलर्स को देते हैं कि आप इसका छिलका उतार के इसका दाना जो है वो निकाल के सरकार को वापस करो, वही बोरियों में पैक होकर राशन डिपो पर गरीबों को अंत्योदय स्कीम, जो भी सरकार की स्कीम है, बंटता है। लेकिन आरोप लगातार ये होता है कि अच्छी क्वालिटी का धान मिलर उठाते हैं हरियाणा से, हरियाणा की मंडियों से, उसको मिलिंग करते हैं, उसका चावल निकालते हैं, लेकिन सरकार को जो वापस दिया जाता है वो बिहार और उत्तर प्रदेश से सस्ता, क्योंकि वहां सस्ता होता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो बिहार और उत्तर प्रदेश से धान खरीदते हैं राइस मिलर, उसका चावल निकलवा कर फिर सरकार को थोप देते हैं, मतलब अच्छे वाला चावल मार्केट में बेच देते हैं जो हरियाणा की मंडियों से उठता है, और जो घटिया किस्म का होता है, जो सस्ता होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार की मंडियों से उसकी आवक होती है, बाकायदा उसके गेट पास बनते हैं। आदित्य सुरजेवाला ने आज ये बात उठाई है कि जो उत्तर प्रदेश बिहार का धान आता है, उनके गेट पास कैसे बन जाते हैं, बॉर्डर कैसे क्रॉस हो जाते हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया। और आदित्य देवीलाल को मैं समझता हूं, बहुत भले ही वो विधायक बने हैं, लेकिन मैं उनको मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के व्यक्ति हैं। उनका ये कहना है कि 19,000 करोड़ का घोटाला हर बार होता है धान का। अब कैसे होता है, सरकार को उनसे जवाब डिटेल लेनी चाहिए। कुल मिलाकर आज धान पर फिर संग्राम हुआ है, और अशोक अरोड़ा ने आखिरकार ये तंग होकर कह दिया कि आप कांग्रेस पर थोपते हो, कांग्रेस पे आरोप है, आप कांग्रेस के और अपने इस सरकार के सारे मामलों की सीबीआई जांच करवा दो, ताकि हमेशा का कलेश कट जाए, मुद्दा खत्म हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ तौर से हो जाएगा। बहरहाल महेश, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब इससे पहले मनरेगा का मुद्दा गूंज रहा था, लेकिन अब धान घोटाले का मुद्दा गूंज रहा है सदन के अंदर, और साफ तौर से देखें कि जो ये धान घोटाला हुआ या जो हो रहा है, इस पर कार्रवाई तो की जा रही, क्या सिर्फ निचले स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है उससे ये पूरी चीजें समाप्त की जा सकती, या जब तक बड़ी मछलियों पर वार नहीं किया जाएगा, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी? देखिए जय, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की जो बजट सत्र में रणनीति है, वो मुझे लगता है कि उसकी तारीफ करने की जरूरत पड़ेगी। पहले कांग्रेस पार्टी बड़ी एक उलझी हुई पारी खेलने का काम करती थी। जब भी बजट सत्र होता
हू हल्ला होता, शोर शराबा होता और बात खत्म हो जाती। लेकिन इस बार सिलसिलेवार एक एक मुद्दे को कांग्रेस पार्टी पकड़ रही है और आए दिन एक मुद्दे को हवा देने का काम, उसे जो है विस्तार से खोलने का काम, परत दर परत उधेड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो स्ट्रेटेजी की सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बतौर विपक्षी दल यहाँ पर बखूबी पारी खेलने का काम कर रही है और आए दिन एक नए मुद्दे के साथ सरकार पर हमलावर होती है। पिछले मुद्दे की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद मुख्यमंत्री करते हैं और कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू होती है, उससे पहले ही यहाँ कांग्रेस पार्टी एक नया मुद्दा, एक नया जो मिसाइल है वो सरकार पर दाग देती है और दोबारा से बचाव की मुद्रा में सरकार को खड़े होना पड़ता है। ये जो स्ट्रेटजी है काबिले तारीफ है। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ धान घोटाले का जिक्र किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ही जो पड़ोसी राज्यों का धान है वो हरियाणा में आना शुरू हुआ हो। इससे पहले अगर जिक्र किया जाए तो मनोहर लाल की सरकार में भी, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में भी तमाम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पैनल पर मौजूद हैं, वो इस बात की जानकारी, पुख्ता जानकारी सामने रख सकते हैं कि हाँ जो है उत्तर प्रदेश का जो धान है पहले भी हरियाणा में आता रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में भी होता रहा है। उससे पीछे अगर जाएंगे तो ओम प्रकाश चौटाला के राज में भी पड़ोसी राज्यों का जो धान है वो हरियाणा में आकर बिकता रहा है। और मिलर्स की जहां तक बात है, ये पुरानी व्यवस्था है जो आप देखेंगे कि दशकों पीछे भी अगर चले जाएंगे तो यही व्यवस्था थी। यहाँ पर सरकार धान खरीद करती थी, FCI और तमाम दूसरे अलग अलग एजेंसियों के जरिए किसानों से धान खरीदा जाता, उसे फिर मिलिंग के लिए यानी छिलका उतारने के लिए मिलर्स को दिया जाता था। और ये भी नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो कि अच्छी क्वालिटी का धान जो है रिप्लेस कर दिया गया और घटिया क्वालिटी का बिहार से आने वाले चुनाव जो धान है उसे रिप्लेस किया गया और डिपुओं पर बिहार और उत्तर प्रदेश का जो घटिया क्वालिटी का चावल है वो सप्लाई किया गया हो। मुझे लगता है कि जितना पीछे जाते जाएंगे यही चीज जो है दोहराती जाएगी। चाहे मनोहर लाल की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उससे पीछे ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, ये होता रहा है। हरियाणा की जो मंडी व्यवस्था है, जो धान का जो रेट है, कीमत है, वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा रही है क्योंकि क्वालिटी के लिहाज से, एक्सपोर्ट के लिहाज से हरियाणा का धान, बासमती धान, PC6 एक जो है मिड बासमती एक जो किस्म है वो मानी जाती है। तो ऐसे में इन तमाम किस्मों की जो कीमत है हमेशा से ज़्यादा रही है और हमेशा से ये जो घटनाक्रम है दोहराया जाता रहा है। इसे भ्रष्टाचार आप कह सकते हैं। ये नहीं है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ हो, लेकिन ये भी मानकर चलिए कि अब ईमानदारी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, पारदर्शिता की बात करती है, तो यकीनन फिर इस बात को लेकर भी गंभीरता से सरकार को सामने आना होगा कि धान घोटाले के जो असल गुनहगार हैं वो कौन लोग हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई। किसी का निलंबन कोई बड़ी कार्रवाई मान लिया जाए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। आप जब तक दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, चाहे फिर वो कोई अफसर हो, और मुझे सातों से ये बात कहने में गुरेज नहीं है कि सत्ता की भागीदारी भी इन तमाम भ्रष्टाचार से जुड़े बड़े मामलों में रही है। कौन है, कौन बड़ा नेता था, कौन किस स्तर का नेता था, कौन से राजनीतिक दल का था, किस गठबंधन सरकार में ज़्यादा हुआ, ये तमाम चीज़ें विस्तार से लोगों के सामने आनी चाहिए क्योंकि पैसा जनता का है और धोखा जनता के साथ हुआ है। इसी पैनल पर एक जिक्र और भी चल रहा था कि मामला CBI को दे दिया जाए। अशोक अरोड़ा भी इस बात की जो है पैरवी कर रहे थे कि मामला CBI को दे दिया जाए। अब जिक्र में यहाँ पर ताज़ा घटनाक्रम का करना चाहूँगा। CBI को ही दिया गया था शराब घोटाला और उनके मंत्री थे, आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे सत्येंद्र जैन, इसके अलावा मनीष सिसोदिया की बात की जाए या अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था इस शराब घोटाले के आरोप में CBI के तमाम अफसरों ने। लेकिन हकीकत क्या निकलकर सामने आई? राउज एवेन्यू कोर्ट ये कहती है कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है, अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं, तो फिर क्या सत्येंद्र जैन और तमाम दूसरे जो मंत्री थे वो कसूरवार थे? यकीनन CBI को केस देना भी कोई बहुत स्पष्ट जो परिणाम निकलकर सामने आएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि CBI के अलग अलग केसेस को भी अगर स्टडी करने की कोशिश की जाए तो अतीत ये कहता है कि CBI का परफॉर्मेंस लेवल भी कोई खास बेहतरीन नहीं कहा जा सकता और राजनीतिक प्रभाव साफ तौर से CBI के हर एक केस में देखने को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से यहाँ पर देखें मांग तो CBI जांच की जा रही है, आगे देखना होगा कि क्या कुछ जांच कराई जाती है। बहरहाल विनीत जी, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर सरकार ने जब खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ किया, उसमें जांच की गई तो खामियां निकल कर एक एक सामने आई। बहरहाल ये कहा जा रहा है कार्रवाई की जा रही, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी कर ली गई है, सस्पेंड भी किया जा रहा है, फिर भी जो व्यवस्था है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही।
देखिए, ये कांग्रेस का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। जी। कांग्रेस तो अपने उद्देश्य में सफल रही, उसने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, तो एक बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। अब जवाब इतना बड़ा था, मतलब जो भी, अब ये तो कहा कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हो गई, इनके खिलाफ सस्पेंशन भी हो गया, लेकिन कांग्रेस के विधायकों का ये कहना था कि आपने ये तो बताया नहीं कि जो पैसा दिया गया वो वापस कैसे आएगा। मतलब आपकी पोर्टल व्यवस्था के दावे करते हैं, भाई हमारी पोर्टल व्यवस्था है, तो ये जो गबन हुआ है, ये भी तो घोटाला जो हुआ है, ये भी तो पोर्टल व्यवस्था के माध्यम से हुआ है। ये किस तरह से बाहर के आने वाले, बिहार उत्तर प्रदेश से आए धान के गेट पास कैसे बन गए? कर्मचारी तो मिली भगत है, पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। आपकी जो व्यवस्था है वो पारदर्शी नहीं है। तो ये देखिए, सरकार का अपना पक्ष था, सरकार ने बेहतरीन ढंग से अपना जवाब दिया है। लेकिन ये बात ठीक है, बेसिक इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस बार विपक्ष हमलावर है और विपक्ष अपनी बात कहने में सफल रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जहां विपक्ष आक्रामक है, वहां मुख्यमंत्री इतना लंबा जवाब देते हैं कि विपक्ष सदन ही छोड़ जाता है। जो बातें विपक्ष उठाता नहीं, और मुख्यमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां इतनी गिना देते हैं कि विपक्ष को वहां सुनने का भी जो आदि नहीं है विपक्ष, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि विपक्ष तो वॉकआउट कर देता है। विपक्ष अपनी बात तो कहता है लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जब सुनने की बात आती है तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। तो ये है कि आज देखिए, अब अभिभाषण पर मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब भी दे दिया है। अब काफी लंबा चला है, ये जवाब भी काफी लंबा चला है। पहले भी मुख्यमंत्री ने जितने भी काली टेंशन आए हैं, बहुत लंबा जवाब दिया है। तो इस तरह से विपक्ष जहां सरकार की कमियां गिनाने का अवसर ढूंढ रहा है, इस तरह जो जन महत्व के मुद्दे हैं उन पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल भी लाया है और कांग्रेस के लोग भी लाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर को भी भुनाया है। इस अवसर को ऐसे भुनाया कि वो अपनी उपलब्धियां गिनाने लग गए। जो सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियां थी वो गिना दी है। हालांकि अभी ये कहते रहे, बिल्कुल कांग्रेस के लोग ये कहते रहे हैं कि आप तो वर्तमान की बात करो, आप अतीत की बात क्यों करते हो। लेकिन मुख्यमंत्री को इसके माध्यम से एक अवसर मिल गया, वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का, सदन के सामने रखने का। वो हर बार इस अवसर को भुनाते हैं। तो इस तरह से दोनों पक्ष अपने अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। अब जो विधानसभा की कार्रवाई है, अब तो 2 मार्च को होगी जब बजट पेश होगा 12 बजे। अब 30 पर तो अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण पर तो चर्चा समाप्त हो गई। अब वो कह रहे हैं कि जो बातें राज्यपाल के अभिभाषण में थी नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में उनको भी शामिल कर लिया, उन उपलब्धियों को भी जोड़ लिया। वंदे मातरम पर आज फिर चर्चा हो गई, जबकि इससे कोई औचित्य नहीं था। भाई अब आप वंदे मातरम पर कर रहे हो, पहले कहाँ थे? पहले वंदे मातरम पर चर्चा क्यों नहीं हुई, अभी क्यों हो रही है? तो इस तरह से देखिए, विपक्ष अपने ढंग से कह रहा है और सत्तारूढ़ दल अपने ढंग से। विपक्ष अपने लिए अवसर तलाश रहा है और सत्तारूढ़ दल इसमें अपना अवसर तलाश रहा है, अपनी उपलब्धियां बता रहा है। तो इसलिए दोनों अपने अपने उद्देश्य में शामिल है, ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, दोनों अपने अपने उद्देश्य में सफल हैं। बिल्कुल, दोनों की तरफ से जो रणनीति है पूरी वो बखूबी बनाई गई है। बहरहाल देवेंद्र, यहाँ पर जिस तरह से देखें कि ये जवाब दिया गया था जब मुख्यमंत्री की तरफ से, उन्होंने साफ कहा कि धान घोटाले पर 12 FIR दर्ज की गई, 28 कर्मचारी और अधिकारी निलंबित किए गए और इसमें 75 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यानी कि कार्रवाई आप पूरी तरह से कर रहे हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है और इस पर विपक्ष को, सरकार को घेरने का मौका मिला है। ये देखिए, ये जो कार्रवाई की बात हो रही है, ठीक है, 28 कर्मचारियों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सस्पेंशन की कार्रवाई। 75 के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, 12 FIR दर्ज हुई है, ये ठीक है। लेकिन ये इस ताजा केसेस में जो अब मामले सामने आए हैं, लेकिन जो पहले हुए हैं उसके बारे में तो नहीं। मैं आपको एक बात और बताता हूं, धान हो चाहे, खासतौर पे धान, गेहूं नहीं कहूंगा मैं, धान, खासतौर पे धान के सीजन में ज्यादा इस तरह का शोर मचता है। अब जब जो धान में जो खाद्य आपूर्ति विभाग, जिसके राजेश नागर है मंत्री, जो इसमें अधिकारी हैं या जो मार्केट कमेटी के लोग हैं, जो आड़ती हैं या वो जो प्राइवेट कंपनी है जो धान खरीदती हैं, इनकी बहुत अंदर खाते अंडरस्टैंडिंग होती है। शुरू में जैसे धान, मोटा धान आता है, PR जिसको कहते हो, वो धान मंडियों में आता है, वो दरअसल वो सरकार नहीं खरीदती, वो धान
प्राइवेट पार्टियां खरीदती है, लेकिन प्राइवेट पार्टियां जब सरकार कहती है 1 तारीख से धान शुरू हो जाए, खरीदाते नहीं है वो। 1 हफ्ता किसान मंडी में पड़ा रहता है, मच्छर काटते हैं, 3 टाइम का खाना खाना है, घर की चिंता, खेत की चिंता, कोई बीमार हो उसकी समस्या, तो ये सारा मिली भगत से होता है। आप ये मत मानिए कि कार्रवाई होगी तो आगे रुक जाएगा। बिल्कुल, ये तो अब की कार्रवाई है। जो पीछे हुआ उसका क्या हुआ, जो पिछले धान के घोटाले उसका क्या हुआ, ये तो अब की है। ये आई बात हम यूं कह सकते हैं। देखिए, फौरन सरकार ने कदम उठाया, अच्छी बात है, लेकिन जो इस महकमे के नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी है, उनको इस सीजन का इंतजार रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, उनको इंतजार रहता है। तरीके बदल जाते हैं हेरा फेरी के, पैसे कमाने के। चेन तो वैसी रहती है, लेकिन तरीके बदल लिए थे। इस बार जो चीज एक्सपोज हो गई, अगली बार कुछ नए तरीका हो जाएगा। ये ऐसा होता रहा है। ये जो कार्रवाई हुई है, सरकार प्रशंसा की पात्र है। सदन में बिल्कुल मुख्यमंत्री ने, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बताया कि हमने ये कार्रवाई की है, लेकिन इससे पहले जो धान घोटाले थे उसका क्या हुआ? राइस मिलर के खिलाफ भी हो रही है कार्रवाई, लेकिन जहां कार्रवाई वहां की जाती है जहां लगे कि हाँ कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये हर साल हर सीजन में होता है। और जो अधिकारी और जो ऑफिसर्स हैं, मार्केट कमेटी है, आड़ती हैं, सिर्फ किसान एक तरफ होता है, वो रोता है कि हमें पूरा भाव नहीं मिल रहा। तो किसान जब मंडी में लाता है तो प्राइवेट पार्टियां खरीद को नहीं आती। जब उनको लगता है किसान परेशान है, बेचने को तैयार है, 300-400 रुपए पर क्विंटल कम, तो खरीद लेते हैं वो। इस तरीके से सारी मतलब वेट एंड वॉच वाला खेल चलता है। बिल्कुल, क्योंकि कार्रवाई अब की जा रही है महेश, क्योंकि जिस तरह से देखिए कार्रवाई तो बहरहाल की जा रही है, और यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के समय में 10 साल में इतने घोटाले हुए, ये हुआ। लेकिन अभी भी जो घोटाले वो साफ तौर से देखने को मिल रहे हैं। पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट आपकी है यहाँ पर, फिर भी ये घोटाले हो रहे हैं, लेकिन जिक्र कांग्रेस के टाइम का किया जा रहा है। बहरहाल इस तरह के घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बखूबी मुद्दा यहाँ कांग्रेस की तरफ से एक एक करके उठाया जा रहा है सदन के अंदर। संक्षिप्त में जवाब लेंगे। देखिए, जिक्र तो नेहरू का भी किया जाता है। अब किसी भी व्यवस्था को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी को सवाल उठाना हो तो नेहरू के वक्त का भी जिक्र वो करेंगे। लेकिन ये मानकर चलिए कि घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये भी मैं नहीं कहूंगा कि ये घोटाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, हुड्डा राज में भी थे, चौटाला राज में भी थे। ये जो व्यवस्था है, जैसे देवेंद्र जी जानकारी दे रहे थे कि हर साल कुछ नया सिस्टम डेवलप करने का काम करते हैं, लेकिन नुकसान यहाँ पर किसान को उठाना पड़ता है या सरकार को उठाना पड़ता है। किसान अगर वाजिब कीमत पर, एमएसपी पर अपना धान बेचकर निकल भी जाए तो आखिरकार नुकसान किसका है? सरकार के पैसे की लूट होती है, जो जनता का पैसा है। तो ये मानकर चलिए कि भ्रष्टाचार का प्रारूप हर साल बदलता चला जाता है, लेकिन व्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्था है ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। साफ तौर पर इस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वीरेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर लूप होल्स का जिक्र करें तो क्या कुछ लूप होल्स, क्या कुछ माना जा सकता कि कमी कहाँ छूट रही है? क्योंकि ये घोटाले आज से नहीं, लंबे समय से, सालों से चलते आ रहे हैं, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहे। कार्रवाई बहरहाल की जा रही है। देखिए, सरकार ने पोर्टल व्यवस्था लागू की है और ये काफी पारदर्शिता का दावा किया जा रहा था, लेकिन जो कर्मचारियों की मिलीभगत है, जो अधिकारियों की मिलीभगत है, से तो आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो क्या कल्पना की जा सकती है? सरकार कितना भी पारदर्शी जो है व्यवस्था खड़ी कर ले, लेकिन जब तक कर्मचारियों की मिलीभगत रहेगी, कर्मचारी ही जो है सब इस मामले में अग्रणी रहते हैं, तो इसके, और ये देख, तो बिल्कुल ठीक बात है, पिस्ता तो बेचारा किसान है। जो भी बनती है वो तो किसान का, कभी नमी की मात्रा पे आप खरीद में किसान का शोषण कर लेते हैं, कभी किसी रूप में किसान का शोषण होता है। तो लेकिन ये जब पारदर्शी व्यवस्था कितना भी कर ले, लेकिन जब तक आप कर्मचारी को दंडित नहीं करेंगे, तो जब तक कर्मचारी को कानून का भय नहीं होगा, तब तक ये व्यवस्था जो है बनी रहेगी। इसमें कहीं ना कहीं कमियां आती रहेगी। ये बात ठीक है कि सरकार समय समय पर विश्लेषण करती है, मनन करती है, लेकिन बात तो ये है कि जो पैसा चला गया उसको आप वापस कैसे लेकर आएंगे? बिल्कुल, जो व्यवस्था में पैसा चला गया उसको वापस लाने की बात है। अब देखिए, एफआईआर तो दर्ज हो गई, निलंबन भी हो गया, निलंबन कोई सजा नहीं होती है, वो लोग बहाल भी हो जाते हैं, लेकिन जो पैसे को वापस लाने की बात है, देखिए बात तो वही है, लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था में कई छेद हैं, तो समय समय पर सरकार अपने ढंग से प्रयास भी करती है, लेकिन फिर भी जब तक कर्मचारियों में कानून का भय नहीं होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह के घोटाले होते रहेंगे।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। अब विधानसभा में जो धान घोटाले का मुद्दा है वो संग्राम में बदल चुका है। एक एक करके मुख्य जो विपक्षी दल है कांग्रेस, वो मुद्दे उठा रही, चाहे वो मनरेगा को लेकर हो, अब धान घोटाले को लेकर हो, यानी कि पूरी रणनीति कांग्रेस की तरफ से पहले से ही बना ली गई थी और आगे आने वाले समय में देखना होगा कि इस पर किस तरह से लगाम लगती है। बहरहाल कार्रवाई इस मामले पर की जा रही है।